हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पीछे पढ़ी गई बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और उनको मैंने तुलनात्मक तरीके से या डिफरेंस वाइज आप देखोगे तो मैंने उसको समझाने का प्रयास किया था। उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा और पूरा देख के आप लोगों ने उनके कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास किया होगा और आपके मन में कोई डाउट्स नहीं होंगे। ठीक है, आज के इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी, और इसी से लिंक करके मैं आप लोगों को समझा दूंगा नॉन मेटल की भी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक जो हमारा मेटल एंड नॉन मेटल का, वो हमारे लिए, चाहे आप नॉलेज वाइज बात करो, ठीक है, चाहे आप अपनी डेली लाइफ में बात करो, चाहे आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, हर लिहाज से ये टॉपिक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके पहले पार्ट को भी पूरा देखिएगा और अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करिएगा। उम्मीद है कि आपको ये दोनों वीडियोस देखने के बाद मेटल और नॉन मेटल पे कोई डाउट्स नहीं बचे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज के इस पार्ट को, मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, इसमें जो पहला पॉइंट है इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे बात करी थी कि जब हम बात करते हैं मेटल्स की, तो मेटल्स है क्या? हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वे एलिमेंट्स जिनके एटम अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए, वो कहलाते हैं हमारे क्या? मेटल्स। और अगर आपको याद होगा तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए थे, जैसे मैंने सोडियम का एग्जांपल लिया, जैसे मैंने अगर मैग्नीशियम का एग्जांपल लिया, तो सोडियम का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। जब आप मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। इसका मतलब क्या है? मेटल्स जो होती है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। ठीक है, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। ठीक है, मेटल्स डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, पहला पॉइंट आता है। ठीक है, अब यहां से एक और पॉइंट निकल के आएगा, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। पहला मैं लिख देता हूं मेटल्स, ठीक है, आर इलेक्ट्रॉन डोनेटर। ठीक है, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटर। ठीक है, मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन दाता होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली होती है। ठीक है, अब एक बात ध्यान से समझिएगा, अगर कोई एटम, ठीक है, अगर हम एटम्स के बारे में थोड़ी सी बात करें, किसी भी एटम के बारे में, ठीक है, तो एटम्स में हम एक चीज पढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक है, और आपको ये बात मालूम होगी लगभग कि जब हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि किसी भी, ठीक है, किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है उसके एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं सोडियम 11, ठीक है, तो इसका मतलब सोडियम में इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 11, सोडियम में प्रोटॉन भी कितने हैं? 11। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन 11 है, ठीक है, अगर इसमें प्रोटॉन भी कितने हैं? 11 है, तो जाहिर सी बात है दोनों के नंबर क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं कहता हूं, ठीक है, और आपको ये भी मालूम होगा सभी को लगभग कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं और प्रोटॉन कैसे होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो इसका आप ऐसा समझ लीजिए कि इसमें -11 चार्ज और इसमें +11 चार्ज, -11 चार्ज है और +11 चार्ज। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, अगर मैं कहता हूं कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया? त्याग कर दिया। ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो
जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन की संख्या एक कम हो गई होगी, तो त्यागने के बाद इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 10। लेकिन प्रोटॉन का तो त्याग नहीं हुआ, तो प्रोटॉन कितने बचेंगे? 11। इसका मतलब देखिए नेगेटिव चार्ज 10 बचा, पॉजिटिव चार्ज 11 बचा, मतलब ये +1 पॉजिटिव चार्ज बचा। क्या बचा? +1 पॉजिटिव चार्ज बचा। ये अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज का, ध्यान से समझ लीजिएगा। तो अब अगर हम ये चीज देखें तो एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है आयन का, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आयन का कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके या इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके आयन बनाता है। क्या बनाता है? आयन बनाता है। अब ये जो आयन होंगे वो पॉजिटिव होंगे या निगेटिव होंगे। आयन जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे या निगेटिव होंगे। ध्यान से समझिएगा, सोडियम का ही एग्जांपल लेते हैं। सोडियम 11 ये क्या है? हमारी मेटल है, ठीक है, एक धातु है। ये सोडियम का एक एटम हो गया। लेकिन जब इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? त्याग दिया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10। और प्रोटॉन कितने बचे? 11। मतलब इसमें एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? Na+। क्या लिखेंगे? Na+। क्या हुआ यहाँ पे? कोई भी धातु, ठीक है, धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, मतलब धातुओं के जो परमाणु हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और त्याग करने के बाद धन आयन बनाते हैं, पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटर्स, ठीक है, मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटर होती हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद दे फॉर्म पॉजिटिव आयंस, ठीक है। पॉजिटिव आयंस कैसे बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया, वे धन आयन बनाती हैं, ठीक है। और ये धनायन कैसे बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल ले लिया एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है कितना? 13। इसका मतलब इसमें 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन, ठीक है। तो अभी तो दोनों बराबर है, ठीक है, अभी दोनों क्या है? बराबर है। लेकिन जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो आ जाएगा कितना? 2 8 3। मतलब ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ठीक है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। और जब 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो इसके पास क्या होगा? 10 इलेक्ट्रॉन। कितने प्रोटॉन? 13 प्रोटॉन। कितने ज्यादा पॉजिटिव? ठीक है, 3 ज्यादा पॉजिटिव। तो इसका आयन बनेगा Al3+। आयन क्या बनेगा? Al3+। देखिए फिर भी क्या बन रहा है? प्लस बन रहा है, मतलब ये भी क्या बना रहा है? पॉजिटिव है। इसके विपरीत अगर हम एक एग्जांपल ले लें किसी नॉन मेटल का, एक एग्जांपल ले लें किसी नॉन मेटल का, और सबसे इजी सा एग्जांपल हमारे सामने आता है क्या? क्लोरीन का। सबको मालूम है एटॉमिक नंबर कितना? 17, ठीक है। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसी होगी? 2 8 7, ठीक है। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिसीव करेगा। तो पहला जो यहाँ पे प्रॉपर्टी बन गई नॉन मेटल की कि नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन रिसीवर, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन रिसीवर, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये निकल के आ रही है, ध्यान से समझिएगा कि अगर 17 इसकी एटॉमिक नंबर है, मतलब 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन अभी, ठीक है। लेकिन जब इसने एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिया तो 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 17 प्रोटॉन। प्रोटॉन तो बढ़ेगा घटेगा नहीं, ठीक है, प्रोटॉन जो है वो बढ़ेगा घटेगा नहीं। तो अब देखिए इसके पास -1 है, ठीक है। इसलिए क्लोरीन का जब हम आयन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? क्लोरीन -1 दर्शाते नहीं अपन, ठीक है, तो इसलिए क्या लिखेंगे? क्लोरीन माइनस। बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है। तो नॉन मेटल्स क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन जनरली रिसीव करती हैं और उनमें क्या बनते हैं? नेगेटिव आयंस बनते हैं। मेटल्स में क्या बनते हैं? पॉजिटिव है। पहली प्रॉपर्टी होगी केमिकल की होगी। दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से समझ लीजिएगा, अक्सर एग्जाम्स वगैरह में पूछी जाती है, ठीक है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है, सेकेंड नंबर, ठीक है। जब भी कोई भी मेटल, ठीक है, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं आपके सामने। जैसे हमने लिखा सोडियम, इसकी रिएक्शन होगी किससे? HCl से,
रिएक्शन किससे हो गई? HCl से। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो क्लोरीन है वो जुड़ जाएगा किसके साथ? सोडियम के साथ, तो बना लेगा NaCl। क्या बना लेगा? NaCl। ठीक है, फिर दूसरा, इसमें आगे जब जाएंगे तो यहां से हाइड्रोजन बचा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त। ठीक है, बैलेंस कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। और एग्जाम्पल ले लेते। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लेते। एक मेटल हमने लिया मैग्नीशियम, एक एसिड लिया H2SO4। एक एसिड लिया क्या? H2SO4। तो जब हमने एक धातु ली मैग्नीशियम, एक अम्ल लिया, तो इन दोनों के बीच में जब क्रिया होगी तो मैग्नीशियम और सल्फेट जुड़ जाएंगे, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4। क्या बनेगा? MgSO4। बचा क्या यहाँ पे? हाइड्रोजन, लिख दीजिए H2, ऑलरेडी बैलेंस। ठीक है, इस प्रकार से आपको इन दो रिएक्शन से, दो एग्जाम्पल से एक ट्रेंड पता चल रहा है। क्या ट्रेंड पता चल रहा है? कि जब कोई धातु, ठीक है, कोई भी धातु किससे रिएक्ट करती है? किसी अम्ल से, तो क्या बनाती है? लवण। ठीक है, सॉल्ट, और साथ में हाइड्रोजन मुक्त होती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस मुक्त। ठीक है, मीन्स क्या निकला यहाँ पे? दूसरी प्रॉपर्टी बता रहा हूं आप लोगों को, मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स। ठीक है, मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स एंड फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। ठीक है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, जब कोई धातु किसी अम्ल से क्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? ठीक है, हाइड्रोजन गैस के पास अगर आप कभी कोई जलती हुई कैंडल लेके जाओगे तो एक पॉपिंग साउंड आती है। ठीक है, पॉपिंग साउंड आती है, वो इसकी पहचान है कि गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, धातु प्लस अम्ल, इंग्लिश में लिख सकते हो आप, एसिड सॉरी मेटल प्लस एसिड गोज टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आइए अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी को ध्यान से समझिएगा। अगर हम, तीसरा नंबर, ठीक है, अगर हम किसी मेटल को, ठीक है, किसी मेटल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, वायु में जलाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? ठीक है, देख लेते हैं। इसके लिए हमने ले लिया मैग्नीशियम, हमने ले लिया क्या? ऑक्सीजन, रिएक्शन हुई, बन गया MgO। रिएक्शन हुई, क्या बन गया? MgO। क्लियर है? ठीक है, अब इसको देखिए ध्यान से, क्या हुआ यहाँ पे? ये थी मेटल, ठीक है, ये जो हमारी मैग्नीशियम है, ये क्या है? मेटल। ठीक है, धातु। ये क्या है? ऑक्सीजन गैस। ठीक है, मतलब वायु इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक, बन क्या रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, तो इसको क्या लिखते हैं अपन? मेटल ऑक्साइड। क्या लिखते हैं? मेटल ऑक्साइड। क्लियर है? तो जब किसी मेटल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, या ये कहिए कि वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, तो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाती है? मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब ये जो मेटल ऑक्साइड है, इनका नेचर कैसा होगा? काफी इंपॉर्टेंट बात। ये जो मेटल ऑक्साइड है, इनका नेचर कैसा होगा? तो ध्यान रखिएगा, ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, ये बेसिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अगर आपको मैं सबसे अच्छा उदाहरण दूं, इसका सबसे अच्छा उदाहरण दूं, तो आप लोगों ने देखा होगा कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा चूना। ठीक है, जब आप उसको खाते हो तो कसैला आता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, बिना बुझा चूना, खाने पर कैसा आता है? कसैला आता है। मतलब उसका जो स्वाद है वो बेस की तरीके का है। मतलब जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। ठीक है, क्लियर रखिएगा, बेसिक होते हैं। ठीक, तो ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई मेटल्स। क्लियर? इन बिटवीन अगर हम देखें कार्बन, ठीक है, कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे
तो भी क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा जो नॉन मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो जनरली एसिडिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं, मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। क्लियर रखिएगा इतनी बात, ठीक है। नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं और मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली महत्वपूर्ण बात, ठीक है, अगली प्रॉपर्टी, ठीक है, चौथा नंबर क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से। फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर हम किसी मेटल को पानी के साथ क्रिया कराते हैं, ठीक है, किसी मेटल को पानी के साथ क्रिया कराते हैं, ठीक है, हमने मैग्नीशियम लिया, ठीक है, हमने सोडियम लिया, ठीक, तो क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम लेते हैं मैग्नीशियम, क्रिया कराते हैं इससे वाटर से, तो बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। साथ में ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। कौन सी गैस मुक्त होगी, हाइड्रोजन गैस। अगर हम बात करें सोडियम की, रिएक्शन कराते हैं किससे, वाटर से, ठीक है, तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। कौन सी गैस मुक्त होगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, ठीक है। बैलेंस कर लेंगे फिर। अगर हम एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराते हैं किससे, स्टीम से, ठीक है, जनरली ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, तो स्टीम से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, भाप से क्रिया कराते हैं, जैसे लोहा करता है। लोहा भी जनरली कोल्ड या हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, स्टीम से रिएक्ट करता है, ठीक है। तो जब हम स्टीम से रिएक्ट कराएंगे, स्टीम भी क्या है, वाटर वेपर से, ठीक है, मतलब उसके लिए भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, वाटर लिखना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, Al2O3, साथ में कौन सी गैस, हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहां से एक ट्रेंड समझ में आता है, एक हम इसका कंक्लूजन ले सकते हैं कि जब कोई मेटल वाटर से रिएक्ट करती है, वाटर चाहे कोल्ड हो या हॉट हो या फिर स्टीम, ठीक है, तो क्या बनेगा, यहां में बनेगा, देखिए क्या बन रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या मेटल ऑक्साइड, ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड। और गैस कौन सी मुक्त होगी, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये अगली प्रॉपर्टी आ गई कि धातु की क्रिया जल के साथ होने पर मेटल हाइड्रोक्साइड या मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं, और कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। नॉन मेटल्स में, नॉन मेटल्स ध्यान रखिएगा, नॉन मेटल्स जनरली वाटर से रिएक्ट नहीं करती, ठीक है, नॉन मेटल्स सामान्यतः वाटर से रिएक्ट नहीं करती। क्लियर। अगला पॉइंट चलते हैं, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा समझना है, कुछ चीजें इसमें समझनी, ठीक है। सारी की सारी जो मेटल्स हैं वो वाटर से एक ही रेट पर रिएक्ट नहीं करती, मतलब एक समान दर पर क्रिया नहीं करती। कुछ पानी से काफी तेजी से क्रिया करती हैं, कुछ पानी से काफी धीमी गति से क्रिया करती हैं। एक चीज आपने पढ़ी होगी कि हमें सोडियम को केरोसिन में डुबो कर रखना चाहिए, खुला नहीं रख सकते या पानी में भी नहीं रख सकते। जब भी हम सोडियम को पानी में डालते हैं, इवन कि एकदम ठंडे पानी में भी, तो वो काफी तेजी से क्रिया करता है और इतनी ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है कि वो तुरंत आग पकड़ लेती है। तुरंत क्या करती है, आग पकड़ लेती है। तो हम उसको कभी भी, ध्यान रखिएगा, पानी में भी नहीं रख सकते हैं। वायुमंडल में खुला रखेंगे तब तो ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ ही लेगा, ठीक है। वायुमंडल में अगर खुला रखेंगे तो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या करेगा, आग पकड़ लेगा। तो इस कारण ध्यान रखिएगा, हम इनको कभी भी खुले वायुमंडल में या फिर पानी में नहीं रखेंगे। क्लियर। हर एक की रिएक्टिविटी जो होगी वो अलग अलग रेट पर होगी वाटर के साथ। कुछ ठंडे जल से क्रिया करेंगे,
कुछ गर्म जल से क्रिया करेंगी और कुछ स्टीम से क्रिया करेंगी। ठीक, एक बात यहाँ पे निकल के आती है, एक मैं आप लोगों को थोड़ा सा मेटल और नॉन मेटल से बाहर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे समझिएगा एक रिएक्शन होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। एक रिएक्शन होती है जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, और इंग्लिश में ध्यान रखिएगा इसी को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। होता क्या है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, अम्ल प्लस क्षार, ठीक है, अम्ल प्लस क्षार, ठीक, गोज टू क्या बनेगा, लवण प्लस जल, ठीक है। एसिड प्लस बेस गोज टू सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, जो हमारे मेटेलिक ऑक्साइड है, ठीक है, जो हमारे मेटल ऑक्साइड हैं, ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखूं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लिखूं MgO का, ठीक है, और एक ले लेता हूं, मैंने बताया मेटेलिक ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड जो है आपके वो होते हैं बेसिक नेचर के, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा बेस है, एक तरीके से समझ लीजिए ये हमारा क्या है, बेस है, ठीक है। तो मेटेलिक ऑक्साइड और ले लेते हैं एसिड, क्या ले लेते हैं, एक एसिड HCl ले लिया हमने, सबसे आसान, ठीक है। इन दोनों के बीच में जब क्रिया होगी तो मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, MgCl2, क्या बन जाएगा, MgCl2, और साथ में देखिए क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, H2O, वाटर बैलेंस कर देंगे, ठीक है, संतुलित कर देंगे। तो देखिए क्या हुआ, ये हमारा बेस है, ये हमारा एसिड है, सॉल्ट बन रहा है, और क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि मेटेलिक ऑक्साइड्स, ठीक है, अगला पॉइंट जो है वो मैं यहाँ पे इस उदासीनीकरण अभिक्रिया के आधार पर समझा दे रहा हूं कि मेटेलिक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड जो हैं वो अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ये अगली प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये क्या होगी, आपकी अगली प्रॉपर्टी होगी। मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, क्लियर है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, कुछ ऐसे भी मेटेलिक ऑक्साइड हैं जो अम्ल से भी क्रिया कर लेते हैं और क्षार से भी क्रिया कर लेते हैं, एसिड से भी रिएक्ट कर लेते हैं और बेस से भी रिएक्ट कर लेते हैं। और ध्यान रखिएगा ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है, क्योंकि उनमें अम्ल की भी प्रॉपर्टी होती है और क्षार की, ठीक है। तो याद रखिएगा कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स हैं जो अम्लीय प्रकृति के भी होते हैं और क्षारीय प्रकृति के भी होते हैं, जिसके कारण वो क्षार से भी क्रिया कर सकते हैं। अगर अम्लीय प्रकृति के हैं तो क्षार से क्रिया कर लेंगे, अगर क्षारीय प्रकृति के हैं तो अम्ल से क्रिया कर लेंगे, तो क्षार से भी क्रिया कर सकते हैं और अम्ल से भी क्रिया कर सकते हैं। और ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड्स को हम कहते हैं एम्फोट्रिक ऑक्साइड या हिंदी में उभयधर्मी ऑक्साइड्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीखने का प्रयास किया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, और उसी आधार पर मैंने आपको बता दिया क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है, कि मेटल्स जो होती है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगी, धनायन बनाएंगी, नॉन मेटल जो होंगी वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगी, ऋणायन बनाएंगी, ठीक है। मेटल्स के आउटर मोस्ट सेल में आप जनरली देखोगे तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगी, 2 करेंगी या 3 करेंगी, ठीक है। नॉन मेटल्स जो होती है उनके आउटर मोस्ट सेल में जनरली, ठीक है, जनरली 7 6 5 या इवन 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अगर वो नोबल गैसेस हैं तो फिर 8, ठीक है, तो फिर क्या 8। दूसरी चीज ये ध्यान रखिएगा कि ये तो हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर पहला डिफरेंस। फिर मैंने बताया कि जो नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन में जलाने पर क्या बनाएंगे, ऑक्साइड्स तो बनाएंगी, लेकिन उनके ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होंगे। मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो जनरली बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है, मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। मेटल्स एसिड से रिएक्ट करेंगी, ठीक है, मेटल जो है वो एसिड से रिएक्ट करेंगी तो क्या बनेगी,
सॉल्ट, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ठीक है, क्या बनाएंगी? सॉल्ट बनाएंगी और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। मेटेलिक ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज को सीखा मेटल और नॉन मेटल के, और उम्मीद है कि आप लोगों ने समझ भी लिया होगा और इन सारे पॉइंट्स को आप अपने नोट्स में लिख भी लेंगे, जिससे आप इन फ्यूचर भी अगर इनको रिवाइज करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। अगर किसी पॉइंट पे थोड़ा सा भी डाउट रहा होगा आप उसको दोबारा देख लीजिएगा। अगर फिर भी आपका डाउट कंटिन्यू है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इन्फॉर्म कर दीजिएगा। आगे की वीडियोस में उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।